साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK1 में। तो आज हम बात करेंगे आपके प्राचीन इतिहास से पूछे गए वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस त्योहार को बसंत त्योहार भी कहा जाता है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि होली। होली को जो है बसंत त्योहार कहा जाता है। और यह किसके द्वारा? तो नेपाली लोगों का त्योहार होता है। यह किसके त्योहार होता है भाई साहब? नेपाली लोगों का त्योहार होता है। ऐसे देखा जाए तो हिंदू जो होते हैं, जो पूर्व में हिंदू है, उनके पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है, जो कि एक रंगों का त्योहार होता है, आप सबको पता होगा। ठीक है, और एक चीज़ और है, ध्यान रखिएगा कि अल बरूनी ने जो है इसकी किताब एक है जिसका नाम है किताब उल हिंद नामक ग्रंथ में होलिकोत्सव का वर्णन किया गया है। तो इसमें इसने इसका वर्णन किया है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा कितने आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं? तो जो इस्लाम धर्म का पालन करने वाले होते हैं, इनकी जो आस्था है वो 5 आस्था है। जैसे रोज़ा होता है, आपने सुना है ना? रोज़ा होता है, एक जो है तौहीद होता है जिसको कलमा पढ़ना बोलते हैं, नमाज अदा करना, रोज़ा रखना, ज़कात अदा करना और हज करना। ठीक है, ये इसके 5 क्या है? आस्था के स्तंभ हैं। ध्यान रखिएगा इस्लाम के। ठीक है, चलिए आगे बात करें और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें बोला है कि भारत में पहले रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष किया गया था? तो आपको पता होगा कि 1853 में किया गया था। कहाँ से? तो बम्बई से थाने के बीच में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या आपको दी गई है, देख सकते हैं कि इस समय जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय, किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। 1853 में बम्बई से थाने के मध्य भारत में पहली रेलवे लाइन का संचालन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भारतीय रेलवे रेल मंत्रालय के तहत सरकारी संस्था है जो भारत की राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली का संचालन करती हैं, और भारतीय रेलवे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, ध्यान रखना। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि नर्तकी, नर्तकी मतलब जो डांसिंग गर्ल है, ठीक है, कि कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाटी स्थल से खोजी गई थी? तो आप सभी को पता है, मोहनजोदड़ो। कहाँ से खोजी गई थी? मोहनजोदड़ो से खोजी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी व्याख्या यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें बोला है कि मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार 2 महाकाव्य रामायण और क्या है? तो आप सभी को पता है कि रामायण और महाभारत है। रामायण के जो रचनाकार है वो है महर्षि वाल्मीकि, और महाभारत के जो है वो है आपके वेद व्यास। ठीक है, तो इसका महाभारत बोले तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी किस श्लोकों के और 7 कांड में लिखा गया है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास को माना जाता है, जो आपको बताए थे। ठीक है, अगला है कि भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की हैं, जो शासक से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये जो संबंधित है वो है आपके स्कंद गुप्त से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी व्याख्या देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन, कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र का पुत्र था। तो अग्निमित्र किसका पुत्र था? तो ध्यान रखिएगा, अग्निमित्र जो पुत्र था वो पुष्यमित्र का था। किसका था? पुष्यमित्र। अग्निमित्र पुष्यमित्र। ठीक है, अग्निमित्र पुष्यमित्र का क्या था? पुत्र था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? तो जो सांख्य पद्धति के जो संस्थापक है वो है कपिल ऋषि। कौन है? कपिल ऋषि, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे व्याख्या देख सकते हैं। फिर उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी गढ़ी जगह किस के लिए जानी जाती हैं? तो गढ़ी जगह जो होती हैं, जो उच्च वर्ग के लोग रहते थे इसमें। ठीक है, कौन से लोग रहते थे? यानी वहाँ जहाँ उच्च वर्ग के लोग बसते थे उसी को क्या कहा जाता था? गढ़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता था भाई? गढ़ी कहा जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया था? व्रीहि व्रीहि जो किया गया था शब्द, ये किया गया था चावल के लिए। किसके लिए? चावल के लिए, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा,
चावल के लिए किया गया था। अगर जौ की बात करें तो यौ होता है, जौ की बात करें तो क्या होता है, यौ होता है। मुद्गा का मतलब मूंग होता है, गेहूं का गोधुम होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आपको। और इन सभी का उल्लेख जो है अनाजों का यजुर्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। तो यहाँ पे भी फैक्ट जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों द्वारा शासित था। कौन सा स्थान था इसमें, कपिलवस्तु, मगध, अंग और गंधार। तो बुद्ध वंश के शासकों द्वारा जो शासित था वो था आपका कपिल वस्तु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पे बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा, बुद्ध के धर्म परिवर्तन, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। और इनके पिता सुधोधन, ध्यान रखिएगा, गढ़ के शाक्य गढ़ के मुखिया थे। और इनकी माता महामाया कोलीय वंश की थी। और इनका लालन पालन जो किया था प्रजापति गौतमी ने किया था। और इनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। उसके बाद से सोम ऋग्वेद युग के नर देवता के देवता थे। किसके देवता थे, तो जो सोम जो थे वो किसके देवता थे, तो ध्यान रखिएगा, सोम जो थे वो पौधों के देवता थे। किसके, पौधों के देवता थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से तो देख लिए भाई साहब, अनिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी थी, तो वो थी आपकी सोलंकी राजवंश की, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी राजधानियाँ और दी गई हैं, इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक, उसके बाद से अन्य कुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है, तो अन्य कुब्ज जिसे हम लोग इत्र की नगरी कहते हैं। और इत्र की नगरी मतलब सर कनौज होगा। बहुत ही प्यारा आंसर, कनौज जिसे इत्र की नगरी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यह शहर गुलाब जल, इत्र, तंबाकू और अपनी सुगंधित वस्तुओं के व्यापार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था। अब देखिए, बिंबिसार के महल को बनाने वाले का नाम पूछ लिया मेरे भाई साहब। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उनका नाम है महागोविंद। कौन है, महागोविंद है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, और ध्यान रखिएगा, इन्होंने ग्रीवज राजगृह को अपनी क्या बनाई थी, राजधानी बनाई थी। किसने, बिंबिसार ने। उसके बाद से बात करें अगला, तो प्राचीन समुद्री बंदरगाह जिसका नाम है मुजरिस, क्या है, मुजरिस, किस भारतीय राज्य में स्थित था। तो देखिए मुजरिस जो था ये था आपका कहाँ का, तो ध्यान रखेंगे ये था आपका केरल राज्य का। कहाँ का था, मुजरिस जो था ये था आपका केरल राज्य का बंदरगाह। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद से ये बोला गया इसमें कि पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। देखिए, इसका अर्थ ही होता है 10 घोड़े की क्या करना, बलि देना। तो ऐसा कहा जाता है पौराणिक कथा के अनुसार। तो कौन किसके द्वारा कहा जाता है, तो वो है आपके भगवान ब्रह्मा के द्वारा। किनके द्वारा, भगवान ब्रह्मा के द्वारा कहा जाता है। तो ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। और अगला ये रहा, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जो वर्तमान में नाम से जाना जाता है। मगध जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए जो मगध था उसको वर्तमान में हम लोग क्या बोलते हैं, बिहार। मगध किस में है भाई साहब, बिहार में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कि मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी, जिसका संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, और इनका जन्म जो है 345 से पूर्व में होता। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। ध्यान रखिएगा, कितने ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में अपनी गद्दी पर बैठा था। और वर्तमान में यह बिहार राज्य के पटना तथा गया जिले मगध महाजनपद के क्या थे, हिस्से थे। ठीक है, उसके बाद अगला है कि हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार एक और चीज आ गई यहाँ पे। ठीक है, महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो की राजधानी थी। कहाँ की राजधानी थी, तो ये थी आपकी कौशल की। कहाँ की राजधानी थी, कौशल की राजधानी थी अयोध्या, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं अच्छे से व्याख्या भी दी गई यहाँ पे। उसके बाद अगला है
कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। तो देखिए चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था? उसके पुत्र का नाम था बिंदुसार। ठीक है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार था। और बिंदुसार के पुत्र का नाम क्या था? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बिंदुसार मौर्य वंश राजा थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। और बिंदुसार को अमित्रघात क्या बोला जाता है? अमित्रघात सिंहसेन भी कहा जाता है। और बिंदुसार मौर्य शासक अशोक के पिता थे। अरे अशोक के क्या थे? पिता थे। मतलब हम तो यहीं पे डिस्कस कर दिए कि सर बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? पिता बिंदुसार के पिता का नहीं, पुत्र का भाई साहब। ठीक है, अशोक था। क्या था? अशोक था। बहुत ही महान सम्राट हुए भाई साहब अशोक, समझ रहे हैं ना? हाँ चलिए, प्रियदर्शिका के नाम से भी अशोक को जाना जाता है। वैदिक सभ्यता नदी के तट पर विकसित हुई थी। तो वैदिक सभ्यता किस वैदिक माने वेद जिसका ज्ञान लेते हैं वो है माता सरस्वती। तो कौन सा होगा भाई साहब? ऑप्शन नंबर डी होगा। वैदिक से याद रखिएगा, वेद का ज्ञान हम लोग लेते हैं माता सरस्वती से। ठीक है, बहुत अच्छा, तो इस तरह से आसानी से याद रखेंगे। अगला है कि वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा किस नदी के? सरस्वती नदी के। चलिए बात करें अगला क्वेश्चन की। भारत में पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? तो पहले कवि के रूप में किसे श्रद्धेय माना जाता है? तो ध्यान रखिए, पहले कवि के रूप में जो माना जाता है वो माना जाता है वाल्मीकि को। किसको माना जाता है? वाल्मीकि को, क्योंकि सबसे पहले रामायण की इन्होंने ही रचना की थी। बाद में आपके वेद व्यास महाभारत के थे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा रामायण की रचना, जबकि यहाँ पे दिया है तोलकप्पियर द्वितीय संगम काल के कवि थे तथा तमिल भाषा के प्राचीनतम व्याकरण तोलकप्पियम की रचना की थी। और वेद व्यास हिंदुओं के प्रसिद्ध धार्मिक महाभारत की रचना की थी। ठीक है, महाकाव्य महाभारत की। उसके बाद अच्छा है, गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? देखिए गच्छा गच्छा नामक संगठन किस धर्म से संबंधित है? तो ये गच्छा जो है आपके जैन धर्म से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गच्छा ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं हम। गच्छा का अर्थ होता है जो एक साथ यात्रा करते हैं। क्या? एक साथ यात्रा करते हैं, उनको गच्छा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है कि तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई थी? तो देखिए तीसरी जो बौद्ध संगीति आयोजन की गई थी वो थी आपकी कहाँ पे? वो थी आपकी पाटलिपुत्र में। कहाँ पे थी? पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति थी। पहली बात करें तो ध्यान रखिएगा, जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी आपके कहाँ? अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुई थी, यानी कि पहला राजगृह में हुआ था। ठीक है, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, सॉरी हाँ, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। और जो दूसरा हुआ था वो हुआ था वैशाली में। और बात करें तो चौथा कहाँ हुआ था? तो चौथा हुआ था जम्मू कश्मीर के कुंडल बनग्राम में। ठीक है, कनिष्क के काल में बहुत पूछा जाता है। तीसरा और चौथा ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो तीसरा ध्यान रखिएगा पाटलिपुत्र में, चौथा जो है आपके कुंडल बनग्राम में, पहला जो है आपके कहाँ पे? अरे पहला कहाँ पे सर? पहला जो हुआ था राजगृह में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? देखिए मौर्य वंश के जो अंतिम शासक था वो था आपका बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है कि प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो कि वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका जमानिया गाजीपुर में। कहाँ पे है भाई साहब? जमानिया जो है गाजीपुर में है, तो गाजीपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? तो पाल वंश के सर्वप्रथम राजा जो थे वो थे आपके गोपाल। कौन से थे? गोपाल थे, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र की थी? तो वो थे आपके अजात शत्रु। कौन थे? अजात शत्रु ने जो है अपनी राजधानी राजगृह से कहाँ कर दिया था? पाटलिपुत्र में कर दिया था। ठीक, उसके बाद से वह इतावली यात्रा जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशासनात्मक विस्तृत वर्णन किया है वह है, तो देखिए वो कौन से है? तो वो है आपके निकोलो कोंटी। कौन है भाई साहब? निकोलो कोंटी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए हर्षवर्धन की राजधानी बात करें तो कहाँ थी?
तो हर्षवर्धन की राजधानी भाई साहब थी आपकी कन्नौज में। कहाँ पे? कन्नौज में ही थी। ठीक है, दिया गया है हर्षवर्धन के बारे में, पूरा अच्छे से देख लीजिए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, अभी बात किए थे हम लोग। ठीक है, पीछे तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जन्म के बारे में सब दिया गया है, कहाँ पे इसको इनको जो है क्या क्या प्राप्ति हुई वो सब देख सकते हैं व्याख्या में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर जो थे वो थे आपके पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ थे ना, ऋषभदेव तो जैन धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, तो पार्श्वनाथ क्या होंगे? और महावीर स्वामी आपके जानते हैं 24वें तीर्थंकर थे। ठीक, ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? देखिए, मगध साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो था आपका ऑप्शन बी यानी कालाशोक। तो ध्यान रखेंगे, मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? कालाशोक था। उसके बाद से आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध, आप जानते हैं खगोलवेत्ता है, समझ रहे हैं ना। आर्यभट्ट क्या है? खगोलवेत्ता है, क्योंकि इन्हीं के नाम पर भारत का प्रथम उपग्रह जो था वो आर्यभट्ट ही था। ठीक है, तो खगोलवेत्ता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद से सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची स्तूप का निर्माण जो हुआ था किसके द्वारा किया गया था? तो सांची का स्तूप चंद्रगुप्त मौर्य। नहीं सर, अशोक। सांची का स्तूप का निर्माण जो कराया था वो अशोक ने कराया था। ठीक है, और सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, ध्यान रखेंगे, इसको भी पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद से श्वेतांबर और दिगंबर, ये तो जैन धर्म के हैं। एक श्वेत वस्त्र धारण करना, और दिगंबर का मतलब होता है नंगे रहना। ठीक है, यानी कि बिल्कुल जो है वस्त्र धारण नहीं करना होता है, तो इसको दिगंबर कहा जाता है। यानी कि ये जैन मत है। क्या है भाई साहब? जैन मत है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है, देखिए खूब व्याख्या दी गई है भाई साहब, देख सकते हैं। जातक कथा संबंधित है, तो जातक कथा जो संबंधित है वो है आपकी गौतम बुद्ध से। जातक कथा किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद से किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? तो गुरु अंगद थे भाई साहब। कौन से थे? गुरु अंगद बोल रहे हैं, गुरु अमरदास थे। कौन से? श्री गुरु अमरदास थे, जिन्होंने आनंद कारज के नाम से की थी। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में निम्न से किसने भारत का दौरा किया था? तो वो चीनी यात्री था समुद्रगुप्त के समय, और वो है चीनी यात्री फयान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद हैं, तो सबसे भारतीय प्राचीन साहित्य वेद जिनकी संख्या पूछा है तो कितने होते हैं? 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है कि प्राचीन भारतीय संस्कृति की सभ्यता के प्रतीक निम्नलिखित में से किसके अवशेष पाकिस्तान में हैं? देखिए, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान है, लेकिन कालीबंगा पाकिस्तान में नहीं है। यानी कि ए और बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला बात करें। अगला ये रहा, बोला है कि पहली बार भारत के बाहर से आने वाले और भारत में बसने वाले कौन थे? तो वो थे आपके आर्य। कौन थे? आर्य, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? आप सभी को पता है, ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन वेद है, जिसमें सोम देवता का उल्लेख है, सूर्य का। ठीक है, उसके बाद से बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबंध स्थलों को सुमेलित करें। तो उनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? ठीक है, बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, बिल्कुल। तो उसे बोला है स्थलों को सुमेलित कीजिए, तो कौन सा होगा? तो ए का देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3, 4, यानी कि सीधा सीधा दिया गया है भाई साहब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है लिया गया है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है, आपको पता है सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य जो है वो है आपका रामायण, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें कि भारत में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने के लगभग कब संकेत हैं? कब से संकेत है? तो ये जो संकेत हैं वो है आपके किससे? वैदिक काल से
बिल्कुल नहीं, आर्यों के काल से संबंधित है। किससे है? आर्यों के काल से। उसके बाद से निम्न में से उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? तो देखिए उपनिषद जो होता है, ठीक है, उपनिषद किसकी व्याख्या करता है? तो दर्शन और सिद्धांतों की। बिल्कुल सर, दर्शन और सिद्धांतों की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सी सामाजिक प्रथा केवल ऋग वैदिक काल की प्रतीक है? केवल ऋग वैदिक काल की क्या है? प्रतीक है। तो वो है आपका कौन सा? वो है आपका दहेज प्रथा। तो ध्यान रखिएगा, दहेज प्रथा ऋग वैदिक काल की क्या है? प्रतीक है, श्यामलिक है। उसके बाद से सिंधु सभ्यता में निर्यात किया जाता था, तो सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तन, सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था, ठीक है, ना कि सोना का, ना कि काली मिर्च का, ना ही मिट्टी बर्तन का। तो सूती वस्त्र का जो है निर्यात किया जाता था। सर्वप्रथम किसने चांदी के सिक्के चलाए थे? तो सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने चलाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने चलाया था, ठीक है। इसको पूछा जाता है कि किसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद से गुप्त काल में बौद्ध धर्म की चित्रकारी का सबसे अच्छा नमूना कहाँ से मिलता है? तो सबसे अच्छा नमूना जो मिलता है वो अजंता चित्रकारी से मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वहीं से सबसे अच्छा चित्रकारी मिलता है। पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? तो वो था आपका पेशा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पेशा था उस समय का। भारत में मूर्ति पूजा कब से शुरू हुई थी? अभी बात किए थे कि आर्य काल से पूर्व के जो है से ही ये क्या हुआ गया था, शुरू हो गया था, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। उसके बाद से सिंधु घाटी सभ्यता में समाज की प्रकृति क्या थी? तो समाज की प्रकृति कैसी थी? नगरीय थी। कैसी थी भाई साहब? नगरीय थी सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है। अशोक महान के बारे में सत्य नहीं है, कौन सा? अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी, बिल्कुल सही था। बौद्ध धर्म के प्रचार को विदेशों में करवाया था। सोने की मूर्ति लगाकर मुद्रा बनाकर, बिल्कुल सही। इसका अभिलेखों की भाषा हिंदी थी? नहीं, इसका अभिलेखों की भाषा हिंदी नहीं थी। तो थी क्या? व्याख्या दे सकते हैं, इसकी हिंदी भाषा नहीं थी बल्कि पाली भाषा थी। कौन सी भाषा थी? ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने अपनाया था। और बात करें तो अशोक का अभिलेख यूनानी या प्राचीन मगधी है, ठीक है। पाली नहीं है बल्कि क्या है? यूनानी या प्राचीन मगधी है। और इनकी लिपि जो है कौन सी है? ब्राह्मी या खरोष्ठी लिपि है। वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति जो थी ना वो काफ़ी उच्च थी। क्या थी? उच्च थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्राचीन राजवंश विंध्याचल पर अपने प्रभुत्व के कारण विंध्य शक्ति किस के नाम से जाना जाता है? तो विंध्य शक्ति जो था वो वकाटक के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है कि कौन सा राजा चोल राजवंश से संबंधित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, अगर बात करें परांतक, विजय, अनंत वर्मन और आदित्य प्रथम, ठीक है, तो ये इसका जो राइट आंसर होगा अनंत वर्मन, ये नहीं संबंधित है। बाकी ये तीनों जो है संबंधित है किससे? चोल राजवंश से। चार वेदों में प्रथम वेद है, आप सभी को पता होगा, ऋग्वेद है। उसके बाद यजुर्वेद, फिर क्या है? सामवेद, फिर क्या है लास्ट में? अथर्ववेद, ठीक है। चलिए वेद के बारे में आप जानते हैं, देख लीजिए व्याख्या इसका। बुंदेलखंड पर निम्नलिखित में से किस राजपूत वंश ने शासन किया था? तो बुंदेलखंड पर सबसे पहले किसने राजवंश ने शासन किया था? तो ध्यान रखेंगे, वो था आपका कौन सा? वो था सी, यानी कि चंदेल वंश ने जो है बुंदेलखंड पर क्या किया था? राज किया था। उसके बाद निम्नलिखित में से त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक बुद्धम धम्मम शरणम गच्छामि होता है ना, यानी कि बौद्ध धर्म में होता है भाई साहब। कौन सा है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और एक अभिधम्म पिटक होता है, ठीक है। ये तीन पिटक होते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता है ऋषभ देव थे जैन धर्म के संस्थापक, ठीक है। और वास्तविक संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। जैन महावीर थे, ठीक है। वास्तविक संस्थापक महावीर थे। चलिए बात करें अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन ये रहा, अजंता गुफाओं का निर्माण काल है? तो देखिए अजंता गुफाओं का जो निर्माण काल है ना वो है आपको गुप्त काल का। क्या है? अजंता की गुफा जो होती है निर्माण काल गुप्त काल का है, ठीक। भारत की प्राचीन राजधानी थी, देखिए भारत की जो प्राचीन राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, ठीक है। कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में शंकराचार्य पीठ कहाँ नहीं है?
तो देखिए भारत में शंकराचार्य पीठ जो है वो आपका मथुरा में नहीं है, द्वारिका में है, पुरी में है और बद्रीनाथ में है। ठीक। गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में ही मिलता है भाई साहब। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है किस वेद में है? ऋग्वेद में है। ठीक है। प्रसिद्ध ग्रंथ रामायण के रचयिता कौन है? अभी बात किए थे, वाल्मीकि है इसके। ठीक है। उसके बाद से कौटिल्य का अर्थशास्त्र वो जानते हैं, प्रणाली के किस क्षेत्र का वर्णन करता है? तो वो प्रशासन का वर्णन करता है। किसका? प्रशासन का, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। और अगला है कि निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आपको पता है कि भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत का नेपोलियन। बाकी व्याख्या देख सकते हैं। अब आता है मध्यकालीन इतिहास, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।